हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपका जो 39 नंबर चैप्टर चल रहा था मानव में प्रतिरक्षा तंत्र, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। वो टॉपिक नेक्स्ट अपन लेते हैं। तो जो 39 नंबर चैप्टर चल रहा था आपके पिछली क्लास में, प्रतिरक्षा तंत्र। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने उपार्जित प्रतिरक्षा को स्टार्ट किया था। उपार्जित प्रतिरक्षा, और मैंने आपको बताया था कि वो प्रतिरक्षा जो जन्म के बाद वातावरण से प्राप्त की जाती है उसे क्या बोला जाता है? उपार्जित प्रतिरक्षा बोला जाता है। और इसके दो प्रकार होते हैं, एक होती है सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और एक होती है निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। देखिए, सक्रिय और निष्क्रिय का मतलब क्या है कि प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता होना, उन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी बनना, तो वो है आपके प्रतिरक्षा। अब यदि हमारे शरीर अपने आप वातावरण से रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करे, यानी जैसे मान लीजिए किसी को कोई रोग हो गया, कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, शरीर में घुस गया, तो उसको उससे पहले उसके शरीर में उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कोई क्षमता नहीं थी, मतलब जन्म से उपस्थित नहीं थी। अब जैसे ही वो व्यक्ति वातावरण में है तो वातावरण में उसके शरीर में कोई वायरस बैक्टीरिया घुस गया, तो उसके शरीर में जो उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी बनती है अपने आप शरीर से, उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। और यदि हम किसी के शरीर में बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी प्रवेश करवाते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। इस सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा को भी आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो होती है प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और एक होती है कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक और कृत्रिम का मतलब क्या है कि अगर कोई रोग कारक अपने आप शरीर में प्रवेश कर गया और उसके विरुद्ध शरीर अगर एंटीबॉडी बना रहा है तो उसे बोल दिया प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा, यानी अपने आप शरीर एंटीबॉडी बना रहा है तो सक्रिय तो है, और प्राकृतिक रूप से शरीर में बैक्टीरिया अपने आप ही घुसा है तो उसे बोल दिया प्राकृतिक। लेकिन यदि हमने जानबूझकर शरीर में कोई रोग कारक प्रवेश करवाया, आप सोचते होंगे ऐसा क्यों करवाते हैं? टीका बनाते हैं उस टाइम यही सिद्धांत प्रयुक्त में होता है। अब कैसे होता है मैं बताऊंगी नेक्स्ट आपको। तो यदि हम जानबूझकर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई रोगाणु प्रवेश करवाए और फिर उसका शरीर है वो एंटीबॉडी बनाए तो उसे क्या बोला जाता है? कृत्रिम सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। फिर निष्क्रिय भी दो प्रकार की होगी, एक होगी प्राकृतिक और एक होगी कृत्रिम। तो निष्क्रिय प्राकृतिक उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब क्या है? अगर शरीर में, निष्क्रिय का मतलब है अगर हम शरीर में बनी बनाई एंटीबॉडी प्रवेश करवाएं तो उसे क्या बोला जाता है? निष्क्रिय। अब निष्क्रिय प्राकृतिक और कृत्रिम कैसे होगी? वो तो बाहर से ही प्रवेश करवानी है। तो जब बच्चा मां के गर्भ में पल रहा होता है उस टाइम एक तो मां की अपरा के द्वारा IgG नाम की एंटीबॉडी उसे बनी बनाई दी जाती है, और एक जब बच्चा जन्म लेने के बाद स्तनपान करता है तो जो कोलेस्ट्रॉम सबसे पहले आने वाला दूध है उसके अंदर IgA नाम की एंटीबॉडी होती है जो मां द्वारा बच्चे को उपलब्ध करवाई जाती है। तो वो किसका उदाहरण है? कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का, सॉरी वो है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा का, और जो कृत्रिम रूप से है वो है आपके IgA वाली। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम परिभाषा से इनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो सक्रिय और निष्क्रिय में क्या होगा? प्राकृतिक रूप से शरीर में अपने आप बन रही है तो सक्रिय है, और बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दे रहे हैं तो निष्क्रिय है। अगर रोग कारक अपने आप आ रहा है तो प्राकृतिक, और हमने प्रवेश करवाया तो कृत्रिम।
अगर अपने आप शरीर में एंटीबॉडी मिल रही है, जैसे मां से बच्चे को गर्भावस्था में अपरा के द्वारा आईजीजी और जन्म के पश्चात स्तनों के द्वारा आईजीए, वो है प्राकृतिक। और यदि हम रोग लगने के बाद, जैसे किसी को सांप ने काट लिया है, तो एंटी वेनम नाम की एंटीबॉडी बाद में शरीर से बाहर से प्रवेश करवाई जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इन पहले तो हम इन सभी की परिभाषा लिखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा क्या और इसके प्रकार क्या है। किन्हीं सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध, किन्हीं सूक्ष्म जीवों के आक्रमण के पश्चात शरीर द्वारा प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बनाना सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यह दो प्रकार की होती है। प्राकृतिक और कृत्रिम। तो प्राकृतिक कब बोलेंगे? जब प्राकृतिक रूप से कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करे तो उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षा क्या कहलाती है? सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए, जब प्राकृतिक रूप से कोई सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में जब प्राकृतिक रूप से कोई सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करे तो शरीर द्वारा प्रतिरक्षी बनाना क्या कहलाता है? प्राकृतिक सक्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। और कृत्रिम में क्या होगा? जब जानबूझकर शरीर में कोई रोग कारक या सूक्ष्म जीव प्रवेश करवाया जाए तो शरीर द्वारा प्रतिरक्षी निर्मित करना। ठीक है, दोनों नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा में क्या होगा, सक्रिय में तो था कि जब कोई रोग कारक हमारे शरीर में प्रवेश किया तो हमारे शरीर ने अपने आप एंटीबॉडी का निर्माण किया उसको नष्ट करने के लिए। लेकिन जब हम बाहर से बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी को शरीर में प्रवेश करवाए रोगों से लड़ने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है, निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा। तो देखिए, जब बाहर से बनी बनाई प्रतिरक्षी शरीर में प्रवेश करवाई जाए तो इसे निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। और ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपके प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा और एक होती है कृत्रिम। प्राकृतिक है कि जब मां से बच्चे को एंटीबॉडी मिल रही है बनी बनाई, तो देखिए अपरा द्वारा भ्रूण को आईजीजी एंटीबॉडी मिलना, आईजीजी प्रतिरक्षी तथा कोलेस्ट्रम द्वारा शिशु को आईजीए प्रतिरक्षी मिलना। तो आपको यह भी पूछा जा सकता है कि भ्रूण को मां की अपरा से कौन सी प्रतिरक्षी मिलती है, आईजीजी, और शिशु को मां के दूध यानी कोलेस्ट्रम से कौन सी प्रतिरक्षी मिलती है, आईजीए। और ये किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है, प्राकृतिक निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का उदाहरण है। फिर आता है कृत्रिम, यानी कोई जहरीला जानवर काटने पर जो बाहर से एंटीबॉडी दी जाती है, जैसे सांप ने काट लिया तो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दी जाती है जिसे एंटी वेनम नाम से बोला जाता है। तो वो किसका उदाहरण है, कृत्रिम निष्क्रिय उपार्जित प्रतिरक्षा का। तो देखिए उदाहरण, सांप के काटने पर बाहर से एंटी वेनम एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी एंटी वेनम देना, यह किसका उदाहरण है, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो प्रतिरक्षा के उपार्जित के मुख्य रूप से दो प्रकार थे। एक प्रतिरक्षा का नाम आता है स्व प्रतिरक्षा। तो देखिए स्व प्रतिरक्षा क्या होती है? देखिए, वैसे प्रतिरक्षा का तात्पर्य है कि शरीर की वह क्षमता जिसके कारण वो दूसरे जीवों को, दूसरी कोशिकाओं के विरुद्ध लड़ने का काम करते हैं, उसे प्रतिरक्षा बोला जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं होती है, वो खुद शरीर की कोशिकाओं के विरुद्ध ही एंटीबॉडी बनाने लगती है और उन्हें नष्ट करने लगती है, और इसे क्या बोला जाता है? स्व प्रतिरक्षा। हमारे इस शरीर में इस प्रकार का एक स्व प्रतिरक्षा वाला रोग है जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए हम परिभाषा लिखते हैं स्व प्रतिरक्षा की। जब शरीर की कोशिकाएं ऐसा लिखेंगे, जब शरीर स्वयं की कोशिकाओं के विरुद्ध ही एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बनाना स्टार्ट कर दे तो उसे क्या बोला जाता है? स्व प्रतिरक्षा बोला जाता है। जब शरीर स्वयं की कोशिकाओं के विरुद्ध प्रतिरक्षी बनाना प्रारंभ कर दे तो शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। इसे स्व प्रतिरक्षा कहा जाता है। और इसका उदाहरण है, एक रोग होता है हमारे शरीर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो आपको पूछा जा सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस रोग है वो किस प्रकार का रोग है? तो स्व प्रतिरक्षा प्रकार का रोग है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी दूसरी शरीर की कोशिकाओं के विरुद्ध या दूसरे बाह्य जीवों के विरुद्ध, सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध अगर लड़े तो वो होती है प्रतिरक्षा। लेकिन जब स्वयं के शरीर के विरुद्ध स्वयं की कोशिकाओं को नष्ट करने लगे तो उसे क्या बोला जाता है? स्व प्रतिरक्षा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए स्व प्रतिरक्षा को। तो स्व प्रतिरक्षा के बाद आगे हमारा प्रोसेस आता है टीकाकरण। सबसे पहले हम देखते हैं टीकाकरण का जनक किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, टीकाकरण क्या होता है? जो टीका लगाया जाता है वो किसी रोग कारक को इस शरीर में प्रवेश करवाया जाता है या उसकी रोगजनक क्षमता रहित शरीर को प्रवेश करवाया जाता है या इसके कुछ ऐसे प्रोटीन को प्रवेश करवाया जाता है। तो आप सोचोगे कि फिर टीका क्यों लगाया? टीका तो रोगों से लड़ने के लिए लगाया जाता है। अगर आपने उसमें रोग कारक को डाल दिया तो फिर टीका किस काम का? तो इसमें क्या किया जाता है? टीका बनाने के लिए मान लो आपको पोलियो का टीका बनाना है, तो वैज्ञानिक क्या करते हैं? पोलियो का रोग कारक लेते हैं। तो देखिए इन्होंने क्या लिया? इस पोलियो के रोग कारक को लिया, एंटीरोवायरस होता है। इस रोग कारक को इन्होंने लेकर क्या किया? इसको रोग रहित किया।
यानी इसको जो रोग उत्पन्न करने की क्षमता थी उसको नष्ट कर दिया और बाकी इसके शरीर को क्या कर दिया, जीव में प्रवेश करवा दिया। मान लीजिए आपके पोलियो का टीका लगा रहे हैं, तो पोलियो का टीका लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, पोलियो का रोग का रख लिया, उसको रोग रहित किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने उसको रोग युक्त क्षमता युक्त पोलियो के वायरस को डाल दिया तो लेने का देना पड़ जाएगा, यानी आपको पोलियो हो जाएगा। फिर टीका किस काम का? तो ध्यान रखना, टीका बनाते समय जो रोग कारक लिया जाता है उसको रोग रहित करके उसके शरीर को जीव में प्रवेश करवाया जाता है। अब जीव के प्रवेश करवा दिया तो हमारे शरीर में जैसे उस वायरस को प्रवेश करवा दिया, वो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमारे शरीर की कोशिका क्या करेगी, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाएगी, यानी शरीर में प्रतिरक्षी बनेगी, शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न। ये शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्यों बनी? क्योंकि ये हमारे शरीर की चीज नहीं, ये बाहरी चीज है। और प्रतिरक्षा क्या होती है? बाहरी जीवों, बाहरी चीज के प्रति शरीर में जो इम्यूनिटी उत्पन्न होती है वही क्या होती है? प्रतिरक्षा होती है। तो ये बाहर की चीज को जैसे ही हमारे शरीर की कोशिकाओं ने देखा, उन्होंने देखा ये अपना नहीं, ये तो पराया है, तो उन्होंने इसके विरुद्ध क्या बना दी? एंटीबॉडी बना दी। तो एंटीबॉडी बनाती, तो आप देखते हो कि जब बच्चे को टीका लगाया जाता है तो उसको बुखार आता है। बुखार क्यों आया? क्योंकि उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हुई है। अगर बुखार नहीं आता है मतलब वो टीका सक्सेसफुल नहीं हुआ है, तो बुखार आना जरूरी है। फिर ये प्रतिरक्षी बनकर क्या हो गई? शरीर के अंदर पड़ी हुई है। अब हमारा मकसद क्या था? शरीर में इस एंटीबॉडी को बना के रखना। तो इससे क्या होगा कि जब भविष्य में जब कभी भी अपने आप अगर रोग कारक हमारे शरीर को अटैक करेगा, यहां पर तो हमने इसको प्रवेश करवाया और रोग रहित करके करवाया, लेकिन अगर भविष्य में कभी भी ये रोग कारक अपने आप अगर इस वायरस इस शरीर में प्रवेश करेगा इस व्यक्ति के, तो पहले से ही एंटीबॉडी बनी बनाई तैयार पड़ी है। क्योंकि अगर हम टीका नहीं लगाते ना, तो अगर ये प्रवेश करता तो शरीर में एंटीबॉडी नहीं थी और नई एंटीबॉडी बनती तब तक टाइम लगता, तब तक क्या पता उस व्यक्ति को पोलियो हो ही जाए। तो हमने टीका लगा दिया, मतलब पहले से ऑलरेडी ये सैनिक खड़े हैं कि जब भी शत्रु इस प्रकार का शत्रु आए हमें उसे मार गिराना है। अब जैसे ये शत्रु आएगा, ये एंटीबॉडी इसको तुरंत क्या कर देगी? नष्ट कर देगी और उस व्यक्ति को जिंदगी में कभी भी पोलियो नहीं हो सकता। तो टीका जीवन भर रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। टीका रोग से पहले लगाया जाता है। टीके में स्वयं रोग कारक को प्रवेश करके करवाया जाता है, लेकिन उसको रोग रहित करके करवाया जाता है। तो ये सारा पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टीका बनाने के लिए रोग कारक को लेंगे, उसको रोग रहित करेंगे, फिर उसको आगे वाले जीव के शरीर में प्रवेश करवाएंगे, तो उस जीव के शरीर में एंटीबॉडी बन जाएगी, वो जिंदगी भर के लिए संरक्षित रहेगी। जब कभी भी जीवन में ये रोग कारक शरीर में प्रवेश करेगा तो ये एंटीबॉडी उसको तुरंत नष्ट कर देगी। एक बार प्रवेश किया, नष्ट किया, फिर प्रवेश किया, फिर नष्ट करेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार के लिए एंटीबॉडी काम आएगी, ये जिंदगी भर के लिए काम आएगी। और टीका लगाने के बाद जो बुखार आता है वो तापमान बढ़ने के कारण आता है, क्योंकि शरीर में एंटीबॉडी की संख्या बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है और बालक को, बच्चे को क्या आता है? बुखार आता है। तो ये टीके का प्रोसेस होता है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये टीकाकरण का आपको सिद्धांत समझ में आया कि नहीं है? जो आपके बड़ी सी परिभाषा और लिखी हुई है बुक में,
एक लाइन में आपको समझना है टीके में क्या किया जाता है, रोग कारक को लिया जाता है, उसको रोग रहित किया जाता है। अगर आपने रोग रहित नहीं किया तो लेना का देना पड़ जाएगा, यानी आपके शरीर में रोग हो जाएंगे। उसको रोग रहित करके जीव में प्रवेश करवाया जाता है। मान लीजिए मेरे को पोलियो का टीका लगाना है, मैं छोटे उम्र में हूं, 5-4 साल की, 3 साल की, तो क्या किया डॉक्टर ने, वैज्ञानिक ने पहले टीका बना लिया। उन्होंने बनाने के लिए क्या किया, पोलियो के वायरस को लिया, उसको रोग रहित किया और रोग रहित करके उन्होंने टीका तैयार कर लिया। अब मैं गई पोलियो का टीका लगाने, तो डॉक्टर ने ये टीका मेरे शरीर में लगा दिया, मतलब मेरे शरीर में ये वायरस को डाल दिया गया है, इसमें रोग करने की क्षमता नहीं है। लेकिन मेरे शरीर ने पहचान लिया कि ये अपनी चीज तो नहीं, ये तो पराई है, तो मेरे शरीर में इसके विरुद्ध बहुत सारी एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी बनेगी तो मेरे को 2 दिन तक बुखार आएगा, फिर वो एंटीबॉडी बनकर स्थिर हो जाएगी, तो वापस टेम्परेचर नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन फिर अभी मेरे शरीर में उसके लिए जीवन भर के लिए रक्षा हो गई है, वो मेरे शरीर में रक्त शत्रु को नष्ट करने के लिए सैनिक तैयार है, जीवन भर वो खत्म नहीं होने वाले हैं। तो जैसे ही अगर वो वापस पोलियो का वायरस कभी आकर मेरे को काट लिया, मेरे शरीर में घुस गया, तो मेरे शरीर की जो एंटीबॉडी है वो उसको अपने आप नष्ट कर देगी। तो इस प्रकार ये टीके का सिद्धांत होता है। बाकी ये समझ के आप बुक की लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसी आधार पर टीके के कई आपके प्रकार बताए गए हैं कि कुछ टीकों के अंदर क्या होता है, पूरे जीव को प्रवेश करवाया जाता है, उसको रोग रहित करके। एक तो यही है आपको टीके में रोग रहित करके विषाणु को प्रवेश करवाना। दूसरा एक प्रकार यह है कि कुछ रोग कारक ऐसे होते हैं जिनका उनके शरीर में कोई रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, लेकिन वो विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ऐसे रसायनों का निर्माण करते हैं और वो रसायन क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसे वायरस को रोग रहित, मतलब उनके अंदर इस प्रकार की क्रिया की जाती है ताकि वो उन रसायनों का निर्माण ही ना कर पाए। तो इस प्रकार के टीकों का निर्माण भी किया जाता है। कुछ टीके ऐसे होते हैं जिनके अंदर 2 अलग अलग प्रकार के वायरस के खोल का कॉम्बिनेशन करके टीका बनाया जाता है, जिसे वैक्सीन बोला जाता है। और कुछ अभियांत्रिकी के द्वारा, जो हमारी जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए नए रोगों से लड़ने के लिए टीके बनाती है, उन्हें अभियांत्रिकी टीके बोलते हैं। तो इस प्रकार हमारे टीकों के कई प्रकार है, बिल्कुल उसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, रटने वाली है, तो आप उसको पूरा याद कर सकते हो। समझने वाली यही चीज थी। और हर स्टूडेंट्स को टेंशन रहती है कि टीके में नाम आ गया कि रोग कारक को प्रवेश करवाया जाता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर रोग कारक को प्रवेश करवा दिया तो टीका लगाए क्यों, अपने आप ही रोग हो जाता। तो इसमें रोग रहित करके प्रवेश करवाया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो इस प्रकार टीकों का सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये आप अपने आप बना के भी लिख सकते हो अगर आपको समझ में आ गया तो। और फिर जो टीकों के प्रकार है वो आपको याद करने हैं। और इसके साथ स्टूडेंट्स आपके जो ये प्रतिरक्षा तंत्र वाला टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।